we were discussing interview, and today what we will talk about the principles for an effective interview. मतलब जैसे हमने पिछली बार बात की कि इंटरव्यू प्रोसेस में क्या होता है, तो आज हम इस हवाले से बात करेंगे कि एक इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए क्या प्रिंसिपल्स है। जैसे एक इंटरव्यूअर और इंटरव्यूवी के बीच में जो इंटरेक्शन होती है उसको हम इंटरव्यू कहते हैं। लेकिन इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो कुछ प्रिंसिपल्स होती हैं, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। जैसे एक इंटरव्यूअर के लिए भी और एक इंटरव्यूवी के लिए भी ये बड़ा ज़रूरी है कि they have to take into consideration what they have to take into consideration their preparation, कि एक प्रिपरेशन पहले उनको होनी चाहिए और उसी प्रिपरेशन से उनको पहले वो ध्यान देना है कि just there needs to be a preparation which is to be done both at the end of the interviewer as well as the interviewee. इंटरव्यूअर को भी प्रिपरेशन करनी है, इंटरव्यूवी को भी प्रिपरेशन करनी है पहले, इंटरव्यू से पहले। तो वो प्रिपरेशन क्या है एक्चुअली? सपोज आपको कल किसी कंपनी में, किसी होटल में कोई पोस्ट निकला है, रिसेप्शनिस्ट का, फ्रंट ऑफिस असिस्टेंट का, या और कोई लॉबी मैनेजर का, या कुछ है। तो अब आप जा रहे हैं वहां पे इंटरव्यू के लिए। तो एज एन इंटरव्यूवी आपके लिए ये ज़रूरी है कि पहले आप उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करें। यू शुड ट्राई टू नो मोर एंड मोर अबाउट दैट ऑर्गेनाइजेशन। You should try to know when that organization started, what is their mission, what are the company policies of that organization, uh, at which places they are operating. Maybe it is a chain of hotels, so you can have a look that at which places they are operating hotels. तो ये जो और जो उनके पास जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर आपको किसी एम्प्लॉई का कांटेक्ट है तो उसके साथ बात करें और उससे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन हासिल करें। तो उससे क्या होगा, उससे आपको एक प्रिपरेशन होगी एडवांस में, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ मालूम होगा, जिससे आपके इंटरव्यू प्रोसेस में एक पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो इंटरव्यूअर है, उसको भी एडवांस में प्रिपरेशन करनी है इंटरव्यू के लिए, क्योंकि उसको ये प्रिपरेशन करनी है कि मुझे इंटरव्यू में इंटरव्यूवी से कौन से क्वेश्चंस पूछने हैं, मुझे क्या एसेस करना है इंटरव्यूवी में। क्योंकि एक इंटरव्यूअर के लिए भी ये बहुत क्रूशियल वक्त है, एक इम्पॉर्टेंट से एक असाइनमेंट है, क्योंकि उसको इंटरव्यू के बेसिस पे वो सिलेक्ट करता है किसी कैंडिडेट को जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बन जाता है, जो उसकी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बन जाता है। तो उसको भी ऐसे शख्स को सिलेक्ट करना है, ऐसे शख्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर बनाना है जो
वाकई सही हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिसके पास वो स्किल्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन को ज़रूरत है, जिसके पास वो एटिकेट्स हैं, वो मैनर्स हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन की इमेज के लिए ज़रूरी है। कहीं उन्होंने अगर गलत आदमी चूज़ किया, कल को वो लड़ाई करेगा गेस्ट्स के साथ, कल को वो मिसबिहेव करेगा स्टाफ के साथ, तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। सो इसलिए जो इफेक्टिव इंटरव्यू होता है उसके लिए ये पहले प्रिपरेशन ज़रूरी होती है। तो दैट इज़ वाई देयर शुड बी ए प्रिपरेशन इन एडवांस फॉर द इंटरव्यू। दूसरा चीज़ है कि बहुत गौर से सुनना है, इंटरव्यूअर को भी बहुत गौर से इंटरव्यूवी की बात सुननी है, और इंटरव्यूवी को भी गौर से इंटरव्यूअर की बात सुननी। सो दे नीड टू लिसन वेल टू ईच अदर। और तीसरा चीज़ है जो ज़्यादातर हम देखते हैं जब इंटरव्यू होता है, तो हालांकि ये एक इंटरेक्शन है जहाँ पे दोनों को बराबर हक है, चाहे वो इंटरव्यूअर है चाहे वो इंटरव्यूवी है, दोनों पूछ सकते हैं। इंटरव्यूअर इंटरव्यूवी से पूछ सकता है और इंटरव्यूवी भी इंटरव्यूअर से ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकता है। वो पूछ सकता है कि सर सैलरी क्या होगी यहाँ पे, बाकी पर्क्स क्या होंगे, या वर्किंग आवर्स क्या होंगे, या जो भी उसको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो वो भी पूछ सकता है। तो इसलिए इंटरव्यूअर के लिए ये लाजमी बनता है कि वो इंटरव्यूवी को एज एन इक्वल ट्रीट करे। ये नहीं कि वो सोचेगा कि ये इंटरव्यूवी है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो एक इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए, एक इंटरव्यूअर के लिए ये ज़रूरी बनता है कि वो इंटरव्यूवी को एज एन इक्वल ट्रीट करे, उसके साथ उस तरीके से बात करे ताकि वो उसके साथ कंफर्टेबल हो और उसके जो सवाल हैं वो पूछ सके। अदरवाइज अगर इंटरव्यूअर ने डोमिनेटिंग रोल किया प्ले, तो इंटरव्यूवी बेचारा कुछ पूछ ही नहीं पाएगा डर से। तो इसलिए एक ऐसा माहौल बनाने की ज़रूरत है जिससे इंटरव्यूअर जो है वो काफ़ी अच्छी तरीके से उस माहौल में इंटरव्यूवी की बातें सुने और इंटरव्यूवी के जो डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सके। तो और इंटरव्यू प्रोसेस में पर्सनेबल बनना चाहिए, पर्सनल नहीं। मतलब किसी चीज़ को जिसको हम पर्सनल लेते हैं वो नहीं लेना है। इवन इंटरव्यूवी जो है, कभी इंटरव्यूअर कुछ ऐसा सवाल भी पूछता है जो इंटरव्यूवी को पसंद ना आए, जो इंटरव्यूवी को कभी लगे कि ये मेरे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर, मतलब अगर वो उस चीज़ को पर्सनल लेगा। लेकिन इस प्रोसेस में किसी चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कभी जैसे हम सिट्रस इंटरव्यू की बात करते हैं, वहाँ पे कभी इंटरव्यू पर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है जिससे इंटरव्यूवी को अगर वो पर्सनल लेगा उसको तो वो हर्ट हो जाए। लेकिन इंटरव्यूअर का उस वक्त मकसद होता है कि इंटरव्यूवी की जो लेवल ऑफ टॉलरेंस है वो एसेस करे, तो इंटरव्यूवी की जो एंगर मैनेजमेंट है उसे एसेस करे। तो कभी इसलिए वो ऐसे सवाल पूछ सकता है या कभी ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है इंटरव्यू। तो इंटरव्यूवी को उस चीज़ को पर्सनल नहीं लेना चाहिए। तो ये भी एक प्रिंसिपल है एक इफेक्टिव इंटरव्यू के लिए। और एक चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जैसे हमने कम्युनिकेशन के वक्त हमने डिस्कस किया कि जो कम्युनिकेशन होती है उसमें काफ़ी रोल प्ले करती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन।
नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम क्या कहते हैं? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम बॉडी लैंग्वेज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो वो जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में। तो इंटरव्यू के दौरान काफी ध्यान देना चाहिए नॉन वर्बल क्लूज पर, क्योंकि कभी इंटरव्यूवी कोई बात कहता है किसी सवाल के जवाब में, लेकिन मे बी वो झूठ बोलता है कोई बात, लेकिन उसकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अगर पूरी तरह से इंटरव्यूअर जब एसेस करता है तो वो उस लाई को डिटेक्ट कर सकता है उससे, क्योंकि his words may not be consistent with his gestures, with his actions. So that is why there should be a response to non-verbal cues. What sort of non-verbal gestures are being thrown by the interviewee? So that should be also assessed so as to make this process more authentic. क्योंकि कभी अदरवाइज इंटरव्यूवी बोलेगा कि चलो अब इंटरव्यू है 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा, उसमें कुछ डॉज करेंगे इंटरव्यूअर को झूठ बोल के ताकि ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री हो जाए, तो फिर क्या है। लेकिन जो इंटरव्यूअर्स होते हैं वो भी कॉम्पिटेंट होते हैं, प्रोफेशनल इंटरव्यूअर्स, दे हैव द एक्सपर्टीज ऑफ असिस्टिंग अ कैंडिडेट, जिसे हम कहते हैं 360 डिग्री असेसमेंट। वो उसको पूरी तरह से देखते हैं, जांच करते हैं और उसकी बॉडी लैंग्वेज पे भी फोकस करते हैं, ताकि अगर वो कोई झूठ भी बताए वो उसको डिटेक्ट करते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज। तो और दूसरा चीज़ है कि जब हम बात करते हैं इंटरव्यू प्रोसेस की, तो उसमें इंटरव्यूवी को एंजाइटी तो बहुत केसेस में होती है, क्योंकि इंटरव्यूअर तो बहरहाल कंफर्टेबल होता है उस लिहाज से, लेकिन इंटरव्यूवी को एक डर सा होता है, एक फेयर सा होता है कि इंटरव्यू है, पता नहीं क्या पूछेंगे, पता नहीं मुझे आएगा या नहीं। तो वो एक मोमेंट्री एंजाइटी होती है उसमें एक इंटरव्यू में। तो उस चीज़ का ध्यान देना होता है इंटरव्यूअर को, क्योंकि कभी कोई कैंडिडेट होगा जिसमें अच्छा पोटेंशियल होगा, लेकिन उस डर की वजह से, उस फियर की वजह से उसकी परफॉर्मेंस इंटरव्यू में खराब हो सकती है। दैट मीन्स उससे ये हो सकता है कि इंटरव्यूअर को ये लॉस हो सकता है कि वो एक अच्छा कैंडिडेट लूज करेगा, क्योंकि इंटरव्यू के वक्त उसकी परफॉर्मेंस बहुत डल रही, उस वजह से कि वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पाया इंटरव्यूअर के सवालों का, या उनको अच्छी तरह से जवाब नहीं दे पाया। तो उस केस में इंटरव्यूअर के लिए एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी ज़रूरी है जहाँ पे पहले इंटरव्यूवी बहुत कंफर्टेबल फील करे। अगर वो डरा सा है, एंजाइटी में है, तो उसकी एंजाइटी पहले, उसका जो फियर है वो पहले कम हो जाए। तो उसके लिए भी बहुत चीज़ें हैं जो कर सकते हैं, जो इनफैक्ट अच्छे इंटरव्यूवर्स करते हैं। सपोज आप जाएंगे कहीं इंटरव्यू के लिए और आपको पहले काफ़ी वो डर जैसा है, क्या पूछेगा ये मुझे। तो इंटरव्यूअर उस वक्त आपको थोड़ा सा टाइम देगा जब तक आप सेटल डाउन हो जाए। मतलब जो ही आप कमरे में गए, आप भी काफ़ी आप में वो फेयर है, और अगर वो साथ ही आपको सवाल पूछना शुरू करेगा, अभी आप अ, अंदर ही गए कमरे में तो वो सवाल पूछना शुरू करेगा, तो मे बी आप उन सवालों का जवाब सही तरीके से नहीं दे पाओ। लेकिन अगर वो सपोज आपको पहले एक टाइम देगा जिसमें आप थोड़ा सा सेटल हो जाएंगे वहाँ, और फिर
कुछ वक्त के बाद वो आपसे बात करना शुरू करेगा, तो आपकी परफॉर्मेंस पहले से बेटर हो सकती है। तो इसलिए बहुत सारे इंटरव्यूअर्स ये करते हैं कि सपोज कमरे में इंटरव्यूवी को उन्होंने लाया, लेकिन वो दूसरे जो उनके साथ कोई वहाँ पे पैनलिस्ट है उसके साथ कोई बात करते हैं, तो आपकी ओर वो ज़्यादा तवज्जो स्टार्ट में नहीं देंगे, ताकि आपको थोड़ा सा वो टाइम देंगे, आपको बिठाएंगे, आपको बोलेंगे हैव अ सीट, तो उसके बाद वो यहाँ से बात करेंगे या किसी को फ़ोन करेंगे या कुछ करेंगे, ताकि आपकी जो घबराहट है वो कम हो जाए और आप इस पोजीशन में हो कि आप आराम से बात कर पाए। So that is how they can manage your fear or anxiety during the interview process, so that you will be able to perform better. तो ऐसी चीज़ें भी एक इंटरव्यू को इफेक्टिव बनाते हैं। तो उसके अलावा आजकल जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि वेब इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए। तो इसी तरीके से इंटरव्यू के बारे में भी इंटरव्यूअर के पास हैं कुछ प्रोसीजर्स, जिससे वो इंटरव्यू की जो वो एसेस करे। सपोज आपने कोई एक्सपीरियंस दिखाई है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन को कांटेक्ट कर सकता है, क्या इसकी है वहाँ पे वाकई उस ऑर्गेनाइजेशन में ये एक्सपीरियंस और उसका कैसा रोल रहा वहाँ पे, तो ये चीज़ें भी हो सकती हैं बैकग्राउंड में, जिससे असेस किया जा सकता है कैंडिडेट को उससे पहले कि उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाए। तो फिर उसी तरीके से कंसंट्रेट हमेशा करना चाहिए पहले कि मुझे क्या बोलना है। सपोज एक इंटरव्यूवी है, इंटरव्यूअर आपसे सवाल पूछता है, तो ये नहीं कि उसने पूछा तो आपने झट से जवाब दिया। यू कैन टेक टाइम। इसका ये नहीं ज़रूरी है कि बस पूछते ही आप जवाब देंगे। आप थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं सुनने के बाद, क्योंकि पहले केयरफुली लिसन करना है आपको कि व्हाट द इंटरव्यूअर इज आस्किंग। देन यू कैन टेक सम टाइम टू पॉज, so that you can collect thoughts and then you can reply, because you have to try to understand it in the right context, what the interviewer means to ask, means to say, and accordingly you will collect the thoughts which are adequate enough to reply for that question. तो ये चीज़ ज़रूरी है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से आपको बात सुननी है और आपको बात का जवाब देना। और उसके अलावा जब आप फिर यहाँ से बात करेंगे, सपोज जब आप रिप्लाई देंगे, तो उसको कॉन्फिडेंस के साथ रिप्लाई देना चाहिए। यू शुड कम्युनिकेट विद कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मीन्स कि आपको अपने ऊपर एतमाद होना चाहिए, जिसे हम सेल्फ कॉन्फिडेंस कहते हैं। और वो तब होगा जब आपने पहले सोच के जवाब दिया, तब आप कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं। अदरवाइज में भी आपने कुछ ऐसे ही बताई बात, तो फिर आप दूसरा सवाल पूछेगा तो आपकी कॉन्फिडेंस शेक हो जाए। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू टेक इनटू कंसिडरेशन फॉर एन इफेक्टिव इंटरव्यू, राइट? आपको समझ में आ गया पूरी तरह से जो मैंने बोला? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली? कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें? If there is any confusion in this regard, you can ask me. Yes, Fasil. हाँ नजराना। सर आपने क्या यहाँ पे बोला, ये बॉडी लैंग्वेज को क्या कहते हैं सर? बॉडी लैंग्वेज को ये होती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि कम्युनिकेशन में एक होती है वर्बल। वर्बल मीन्स जहाँ पर हम यूज करते हैं वर्ड्स। गॉट इट? सपोज अभी मैं आपके साथ बात करता हूँ, या अभी आपने कुछ सवाल पूछा,
तो आपने वर्ड्स का यूज किया, लफ्जों का यूज जी किया, सर। उसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन। ये वर्बल कम्युनिकेशन ओरल कम्युनिकेशन भी हो सकती है, जैसे भी आपने जुबान से ये सवाल पूछा ओरली। दूसरा चीज है कि आप सपोज चैट बॉक्स में यहाँ पे यही सवाल टेक्स्ट करेंगे, तो उसको भी वर्बल कम्युनिकेशन कहेंगे, क्योंकि उसमें भी आपने टेक्स्ट वर्ड्स यूज किए। तो जी दूसरा सर। चीज होता है जहाँ पे आप वर्ड्स यूज नहीं करते हैं, बल्कि आप यूज करते हैं जेस्चर। गॉट इट? तो जेस्चर कैसे? सपोज हैंड मूवमेंट है, या हेड मूवमेंट है, सपोज अभी मैंने ऐसे किया, दिस इज हेड मूवमेंट, और ये ऐसे या ऐसे किया। सो दिस इज एक्चुअली बॉडी लैंग्वेज, वेयर you are making use of your body movements in order to communicate something. Got it? आप उसमें यस सर। अपनी बॉडी की मूवमेंट्स को यूज करते हैं किसी चीज को कम्युनिकेट करने के लिए, वर्ड्स का यूज नहीं होता। सपोज आपको कोई बुलाता है, लेकिन वो दूर है आपसे, किसी बहुत बड़ा फील्ड है, कोई मैदान है, और वहां पे बहुत दूर है कोई आपकी फ्रेंड है कोई, वो आपको बुलाना चाहती है, लेकिन आपको वो पुकारती है आपके नाम से, लेकिन उतना दूर है फासला कि उसकी आवाज आप तक नहीं आती है। तो यस सर। उस सूरत में वो कैसे आपको बुलाएगी? हैंड मूवमेंट है सर। वेरी गुड। क्योंकि आप उसको देख पाते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा मैदान है, लेकिन मैदान के बहुत दूसरे एंड पे वो है, लेकिन आप उसको देख रही हो, वो आपको देख रही है, लेकिन वो आपको पुकार रही है, लेकिन आप उसको सुन नहीं पा रहे हैं, उसके वर्ड्स आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, और आपको मोबाइल सपोज साथ नहीं है। तो उस वक्त वो आपको हाथ से ऐसे दिखाएगी, इजंट इट? तो यस सर। आपको कम्युनिकेट करेगी कि इधर आ जाओ। सो दैट इज बॉडी लैंग्वेज। वो होती है बॉडी लैंग्वेज, जहाँ पे बॉडी का यूज होता है कम्युनिकेशन में। तो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पावरफुल लैंग्वेज। आई मीन टू से दैट बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी अ वेरी पावरफुल कम्युनिकेटर। तो इसमें इन चीज़ों को काफ़ी ध्यान देना होता है। सो विथ दिस you can make your communication also more effective when you are making use of body gestures along with your verbal communication, right? Is it clear? यस सर। और कुछ तो नहीं पूछना? नो सर।